गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी से पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों में से 5 प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिसमें से हर एक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो जरूरी नहीं है वो 5 नंबर के प्रश्न एक ही चैप्टर से पूछे जाए। हो सकता है 5 चैप्टर से पूछ लिया जाए और कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो जो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उसमें से अवश्य ही पूछे जाते हैं। जैसे नेताजी का चश्मा देशभक्ति से संबंधित पाठ है, तो देशभक्ति से संबंधित पाठ है तो अवश्य ही पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं बच्चों। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो आंसर बताइए क्या होगा कि सेनानी ना होते हुए भी उसे क्यों कैप्टन कहा जाता था? तो चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, कभी सेनानी नहीं था। वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर बहुत ही दुखी होता था, आहत होता था। इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोग उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया, चाहे उसका यह नाम व्यंग्य में रखा गया हो या फिर वह ठीक नाम था। वह कस्बे का अगुआ ही था। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? अब इस अगला प्रश्न है, इसी में से ये जो प्रश्न अभी अभी पूछा है उसी में से ही प्रश्न नीचे पूछा जा रहा है कि रोकने के लिए क्यों कहा। तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? तो आइए आंसर देखते हैं। हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई ना रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। अगला है प्रश्न, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जताता है, यानी जगाता है? तो मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये गरीब बच्चे यानी ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि कस्बे में यानी कस्बे में देशभक्ति जीवित है, देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से वे भावुक होते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका क्या करना है? आज से स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है। तो अर्थ देख लीजिए क्या है इसका बच्चों। हालदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो बड़े ही उदास हो गए थे। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही देश के लिए आशा की किरण थे। शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं। नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई
तो वो भी अधूरी बनवाई। उन्हें याद नहीं रहा कि जिस सुभाष की मूर्ति को वे चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, यानी चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, उसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगा दी। उस कस्बे से, यानी उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा तो लोग उस पर भी हंसते रहे, उसे पागल और सनकी कहते रहे। जहाँ ऐसे स्वार्थी लोग रहते हों, उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा? जिस जाति में लोग स्वयं का प्रचार प्रसार करने में रुचि लेते हैं, उस देश का भी कोई भविष्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब रेखा चित्र क्या होता है? शब्दों के माध्यम से किसी का वास्तविक स्वरूप बताना। तो आइए हम लोग पान वाले का वास्तविक स्वरूप बताते हैं। आपने कहानी पढ़ी होगी, क्या था वो? पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान ठूसा हुआ था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ भी ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसौड़ और मजाकिया आदमी था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी, जैसे नृत्य करता है, यानी थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे, दिखाई देने लगते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट समाया रहता था। अगला प्रश्न है बच्चों, वो लंगड़ा क्या चाहेगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अगर आप होते तो आप क्या सोचते? जरा सोचकर बताइए, क्या सोचते आप? ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है और भी पूछा गया है कई बार, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन की सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले को यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना लगती है। क्या लगती है बच्चों? गैर जिम्मेदाराना लगती है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है? 6 प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति। बच्चों, इस रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, परंतु ये पाठ जो है इसमें से रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति को प्रकट करता है। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में इसलिए प्रेम था क्योंकि वे देशभक्त थे। उन्हें सुभाष की मूर्ति में गहरी रुचि थी। मूर्ति में चश्मे का ना होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानना, इन बातों से पता चलता है कि वे एक बड़े ही देशभक्त थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसी में से पात्रों के आधार पर पात्रों की विशेषता बतानी है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।
तो इसके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं उसकी विशेषता क्या थी। पान वाला संवेदनशील व्यक्ति था। उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस था। यद्यपि उसके जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे लंगड़ा और पागल भी कहा, परंतु मरने के बाद उसे उसकी कीमत का पता चला। उसे लगा कि कस्बे में उस जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं है। अतः वह कैप्टन की याद करके उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है प्रश्न? कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ये कैप्टन की विशेषता पूछी जा रही है। तो क्या है? कैप्टन देशभक्त नागरिक था। उसे यह सहन नहीं था कि उसके नेताजी बिना चश्मे के रहे, इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उसकी आंखों पर लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 7वां प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। यानी आप अगर कोई आपके सामने कैप्टन किसी को कहता है और जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, क्या सोचेंगे आप तो यही सोचेंगे टोपी लगाता होगा, फौजी होगा, मोटा तगड़ा होगा, बहुत एक्टिव रहता होगा, यही सारी कल्पना करेंगे। तो आइए हम सब पाठ के आधार पर कल्पना करते हैं। क्या कल्पना है उसकी तरफ? जब तक हालदार साहब ने अपनी आंखों से चश्मे वाले कैप्टन को देखा नहीं था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और ही थी। जैसा हमने बताया भी, और ही थी। उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कैप्टन शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत होगा, वह जरूर सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा, वह रौबदार, अनुशासित और दबंग मनुष्य होगा, उसकी वाणी में भारीपन होगा। आप लोग ने अपने करीब से किसी फौजी को देखा होगा तो सेम वैसी ही कल्पना कर लीजिए फौजी किस तरह से होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर यानी चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो इसी के आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो आप बताइए क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ये 2008 में भी पूछा गया है। 2008 में इसके तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि का, खा, गा, ये तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2008 में। ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो आप बताइए। इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही हो सकता है कि लोग उस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानें, उससे प्रेरणा प्राप्त करें, उसके गुणों को अपनाएं, उसे याद रखें, ताकि समाज में अच्छे कार्य होते रहें। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों करवाना चाहेंगे? तो हम अपने इलाके के चौराहे पर राष्ट्रीय महापुरुषों, प्रसिद्ध संतों, ऋषियों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आजीवन परिश्रम करके उत्साह के साथ कुछ ना कुछ अपने कहते हैं समाज में परिवर्तन लाते हैं और कुछ हासिल करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, ऐसे लिए। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। अगला क्या है? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, जरा आप भी समझिए। अभी बच्चों यहाँ हमने क्यों प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं बताया, ये क्यों। यहाँ तक तो बताया हम किसकी मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन क्यों का जवाब नहीं दिया। क्यों का भी सुन लीजिए। क्यों हम उनकी मूर्ति स्थापित करके उनके कामों को याद रखेंगे, यानी क्योंकि हम उनकी मूर्ति स्थापित करके
उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखेंगे, उन्हें याद रखेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में बताना चाहेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जरा आप बताइए। ऐसी मूर्तियों के प्रति हमारा तथा समाज के सभी लोगों का यह दायित्व बनता है कि वे उनकी देखभाल और साज संवार करें, उन्हें समय समय पर संभालते रहें। अगला प्रश्न है बच्चों, सीमा पर तैनात फौजी की देश प्रेम का परिचय नहीं देते। ये प्रश्न बच्चों कभी नहीं पूछा गया है। 10 प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी के रूप में बताइए। ठीक है, लिखिए। ये भी प्रश्न कई बार नहीं, यानी प्रश्न पूछा ही नहीं गया है, कभी भी नहीं पूछा गया है। अगला है 11 प्रश्न है, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि भाषा में दूसरी भाषा शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। यहाँ तक है, ये भी प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में भी अगर हम देखते हैं 12 प्रश्न, ये कभी नहीं पूछा गया है, कभी पूछा नहीं गया है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप को चाहिए ये प्रश्न, आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं, तो आप मैसेज करके इस प्रश्न की मांग कर सकते हैं। आगे है बच्चों, प्रश्न नंबर 13 और 14। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। ये जब वाक्य पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा कर्मवाच्य में क्या बदला जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि इसी में ही बता देते हैं कर्मवाच्य क्या है और ये वाक्य क्या है। तो आप समझ लीजिए, लेकिन जब तक इसे समझाया नहीं जाएगा समझ में नहीं आएगा, तो छोड़ देते हैं इसे भी, ये बाद में समझा दिया जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14। नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। ये भी बाद में बताया जाएगा। इसमें से भी कोई प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देशभक्ति क्या है, इसका है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम कुछ लेकर के आएंगे ऐसे प्रश्न जो हर साल बोर्ड में बदल कर कहीं ना कहीं परिवर्तन करके पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे जो पेपर के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक जो हमने प्रश्न बताया है हो सकता है उससे कुछ अलग हो। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, सुनते रहिए, लाइक कीजिए, मैसेज कीजिए। धन्यवाद।